Hello everyone, myself Shubham Gupta and I welcome you all to Unacademy's India's largest e-learning platform. So I hope with the help of this platform, you are enhancing your preparation and day by day getting closer to your goals. So this is your ISRO previous year question series number 10 and today we'll solve previous year questions from your subject, that is structural engineering and steel structure. So we'll start. So before starting our session, here is a brief introduction of myself. You can just pause the video and have a look on it. Next, okay, so the first question that comes in any student mind is that why you should go for Unacademy Plus subscription. So to ease out for you, I have listed few but major advantages that the Plus platform offers you. So the first advantage is that there is unlimited enrollment for the various courses available on the platform. There is no limitation, no foundation for that. The best part about this system is that you can customize your study plan. If you think that you need to focus more on particular subjects of your engineering, then you can focus it, and you can divide the time for those subjects. So this is the best part. But if you will compare this system with the offline coaching, so in offline coaching, all the subjects are completed in the same pace. So if there are 400 or 500 students, वहाँ पे अगर इतने सारे students हैं और सबको एक ही बेस को कंसीडर करके वहाँ पे आपको पढ़ाना पड़ता है. बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप अपने स्टडी प्लान को आप कस्टमाइज कर लेते हो. वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको फॉर एग्जांपल आपको कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हाइड्रोलॉजी, आपको हाइड्रोलॉजी प्रिपेयर, आपको हाइड्रोलॉजी नहीं पढ़ना, तो वहाँ पे वो क्लास उतने टाइम के लिए वो रन होगा. 10 डेज रन हो रही है, 12 डेज रन हो रही है, तो वो क्लास रन होगी. बट यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है, आपको केवल रिविजन रिक्वायर्ड है, तो आप वो पार्ट स्किप कर सकते हो. आप किस में एनरोल कर लोगे, जिसमें आपको requirement है. So this is the best part about it. नेक्स्ट, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस. यस, देयर विल बी लाइव क्लासेस. जिस भी कोर्स में आपने अपने को एनरोल कराया हुआ है वहाँ पे लाइव क्लासेस हो रही होगी. एंड एडवांटेज क्या होता है लाइव क्लास का, दैट यू कैन इंटरेक्ट इन अ रियल टाइम विद द एजुकेटर. आप इंटरेक्ट कर सकते हो. इंटरेक्शन का मतलब ये हो गया कि अगर आपको लगता है कि ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर क्लास कोई टॉपिक है या फिर कोई ऐसा पॉइंट है दैट नीड्स टू बी डिस्कस एट दैट टाइम, तो यू कैन डिस्कस, यू कैन इंटरेक्ट विद द एजुकेटर. नेक्स्ट, अगर आप किसी रीज़न की वजह से लाइव क्लास को नहीं अटेंड कर पा रहे हो, फॉर लेट्स से आपका एग्जामिनेशन है, आप जॉब पे हो, कोई और इम्पॉर्टेंट वर्क आ गया, आप नहीं अटेंड कर पाए, तो आपके पास एडवांटेज क्या है, वो क्लास मिस नहीं होगी, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होगी आपके पास. आप उस लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हो. बस डिफरेंस क्या होगा आपका लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्म में, लाइव क्लास में आप इंटरेक्ट कर पाते, आपके क्वेश्चन के आंसर मिल जाते आपको, बट रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी. नेक्स्ट इज़ योर स्ट्रक्चर्ड लर्निंग. यस, आपको पता है एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और एक योर जो आपका एग्जामिनेशन होता है ग्रेजुएशन के टाइम पे, दोनों में डिफरेंस होता है. डिफरेंस क्या होता है, जब आप ग्रेजुएशन का एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट एक दिन पे आपका कंडक्ट होता है उसका एग्जामिनेशन. बट इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यहाँ पे आपके जो सारे सब्जेक्ट्स थे, जैसे सिविल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो अप्रोक्सीमेटली 13 to 15 सब्जेक्ट्स, तो सारी की सारी नॉलेज सब कुछ आपको परफॉर्म एक ही सिंगल डे पे करना होता है. सो दोनों की स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है, दोनों का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा. नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको पता है कि कोई मिनिमम मार्क्स नहीं होते कि आपने इतने मार्क्स स्कोर कर लिए तो आप सेलेक्ट हो जाओगे, वो चीज़ नहीं होती. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्योर कंपटीशन है. अगर आपसे जो जो बच्चे हैं, बाकी के बच्चे आपसे बेटर मार्क्स ले आएंगे तो उनका सिलेक्शन पहले होगा. क्लियर. आपका ग्रेजुएशन के टाइम पे क्या होता था, वहाँ पे होता था मिनिमम मार्क्स होता था 30%, 40% मार्क्स, इस तरीके से मार्किंग होती थी. अगर आपने इतना स्कोर कर लिया तो आप पास हो जाओगे. आपको पता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन होने वाला है, अगर आप उसमें 50 मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो आप पास हो जाओगे. बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है. यस, नो डाउट आप कट ऑफ के बेसिस पे आप जज कर सकते हो. यू कैन जज ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ कि लास्ट ईयर कट ऑफ 40% गया था, तो इस बार ही कट ऑफ कितना जाएगा, तो इसके बेसिस पे आप जज कर सकते हो. बट कोई फिक्स रूल नहीं होता कि आप उतने मार्क्स लेके आए हो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा. नो, दैट इज नॉट फिक्स्ड. तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. दूसरी चीज, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपका नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो दैट नीड्स टू बी कंसीडर. तो आपकी स्ट्रैटेजी एकदम डिफरेंट होगी. जो आप अपना
सेमेस्टर के लिए पढ़ते थे और जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ोगे वो पूरा का पूरा डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे जो भी एम है, जो भी टारगेट्स है, वो क्या है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे कोर्सेज को जो है वो प्रिपेयर किया हुआ है। नेक्स्ट इज डेडिकेटेड डाउट सेशन। यस, देयर विल बी डेडिकेटेड डाउट सेशन, यू कैन गेट योर डाउट क्लैरिफाइड। आपको जो भी लगता है डाउट है आपका, वो क्लैरिफाई हो जाएगा। देखो, जब आप क्लास अटेंड करते हो तो उस टाइम पे ज़्यादा डाउट नहीं आते, बट जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो डाउट्स निकल के आते हैं। तो जब आपने सेल्फ स्टडी की, डाउट्स आए, तो आपने डाउट्स को क्लैरिफाई करो। डाउट्स आ रहा है, अच्छी बात है, डाउट्स आना अच्छी बात है, क्योंकि डाउट आया आपके मन में और वो क्लैरिफाई हो गया, तो वो आगे के टाइम में कभी नहीं आएगा। आप उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट इज योर फ्री टेस्ट सीरीज। यस, आपको पता है जो भी टेस्ट सीरीज रन होगी प्लेटफॉर्म पे, वो आपके लिए फ्री होगी। फ्री टेस्ट सीरीज का सबसे फ़ायदा क्या है स्टूडेंट के लिए, आप अपना प्रैक्टिस मैक्सिमाइज कर सकते हो। जितना टेस्ट सीरीज आप लगाओगे, जितना मॉक टेस्ट आप लगाओगे, उतना ही बेटर आपके लिए होगा। आप बिना टेस्ट सीरीज के, बिना मॉक टेस्ट के अगर आप जा रहे हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, सो अल्टीमेटली यू विल नॉट बी एबल टू अचीव योर टारगेट। आपको जो भी टारगेट्स हैं वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। Okay, so these are the advantages that the Plus platform offers you, and these advantages are available in a single subscription. You just need to go for a single subscription. आपने एक single subscription को purchase किया and सारे के सारे benefits, advantages आपके पास available होंगे depending on the duration. What you need to do, just download the Unacademy Learning app, get yourself subscribed. The subscription duration is available from 1 month to 24 month of duration. There are two recommended plans. One is your 12 month and another is your 24 month. 12 month किसके लिए? 12 month उस स्टूडेंट के लिए है, उस एस्पिरेंट के लिए जो एक बार एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर चुका है। अगर आप एक बार प्रिपेयर कर चुके हो एंड आपका टारगेट जो भी था, गोल्स था, अचीव नहीं हुआ है, आपको रैंक इम्प्रूव करनी है, सो बेस्ट इज योर 12 month ऑफ ड्यूरेशन। तब कॉस्टिंग फॉर दैट इज 25,000 rupees. And if you use my discount coupon code, that is SHUBHAM10, then you will get a 10% discount, and after discount the flat price is 22,500 rupees. Additionally, you will get a cashback on this, and for that you need to follow me on this telegram channel. आपको इस telegram channel को ज्वाइन करना है, वहाँ पे आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आपको कैशबैक की डिटेल्स मिल जाएगी। सो अल्टीमेटली जो फाइनल कॉस्टिंग आएगी वो आपकी इससे भी कम आने वाली है। नेक्स्ट इज योर 24 मंथ ऑफ ड्यूरेशन। 24 मंथ ऑफ ड्यूरेशन की जो कॉस्टिंग है वो आपका 30,000 रुपीज़ है। 24 मंथ ड्यूरेशन किसके लिए बेस्ट है? जिसने एक बार भी अभी तक एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर नहीं किया है, फ्रेश से स्टार्ट कर रहा है कोई स्टूडेंट, या फिर कोई स्टूडेंट थर्ड या फाइनल ईयर में है। सो उस केस में, in that particular case you can use this duration for 24 month. आप परचेज कर सकते हो 24 month duration का। आफ्टर डिस्काउंट द प्राइसिंग इज 27,000 rupees. अगेन द कैशबैक ऑफर इज ऑल्सो एप्लीकेबल हेयर. And one more thing, that this coupon is applicable for all the goals, all the targets. Unacademy platform पे जितने भी goals हैं, जितने भी targets हैं, सबके लिए applicable होगा। अगर आपका कोई siblings है, छोटा भाई बहन है, किसी और examination के लिए prepare कर रहा है, आपको पता है various examination, competitive examination के लिए course run होते हैं आपका Unacademy platform पे, so आप उसका भी benefit उठा सकते हो। आप इस coupon code को use करके आपको discount मिल जाएगा। आपको cashback की details जो होगी वो आपको telegram channel पे available होगी। ओके, सो वील स्टार्ट हर सेशन। ये पर्टिकुलर जो सेशन है दैट इज़ फॉर इसरो साइंटिस्ट। आपको पता है इसरो एनुअली एग्जाम कंडक्ट कराता है, दैट इज़ फॉर योर साइंटिस्ट पोस्ट। साइंटिस्ट पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन होता है, उसमें सिविल अलाउड होता है, सिविल की एक डेडिकेटेड स्ट्रीम होती है वहाँ पे। रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 80 MCQ है। 80 क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। टाइम होगा आपके पास 90 मिनट्स का टाइम होगा। अप्रॉक्सीमेटली यू विल हैव 1 minute फॉर 1 क्वेश्चन, बिकॉज ये जो एग्जामिनेशन होता है दैट इज ऑफलाइन एग्जामिनेशन। दिस इज ऑफलाइन एग्जामिनेशन। सो जब ऑफलाइन आपका एग्जामिनेशन हो रहा है तो आपको बबल फिल करना है, ठीक है, आपको बबल फिल करना है।
जब आप बबल फिल करते हो एक्यूरेसी के साथ, आपको जब बबल फिल करना है तो अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स का टाइम आपका चला जाएगा, 10 मिनट्स का टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा बबल फिल करने में। अल्टीमेटली कितना मिला आपको? 80 मिनट्स का टाइम मिला 80 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जो इसरो के जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं आएगा आपके पास। जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो थ्योरेटिकल बेस्ड आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं, तो आप उसको सॉल्व कर, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप उसको देख के सॉल्व कर पाओगे। इस 80 क्वेश्चन में से अप्रोक्सीमेटली जो 10% जो वेटेज होता है दैट इज ऑफ मैथ्स। मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं आपके 10%, एंड रिमेनिंग जो 90% होता है वो आपका क्या होता है? आपका 90% इज योर टेक्निकल, प्योर टेक्निकल। बहुत ही अच्छी जॉब है ये। आपका कोई भी इस पर्टिकुलर जॉब में कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता। जिस भी लोगों से आप डील करोगे, देखो एज अ सिविल इंजीनियर आपको बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ता है। अगर आप रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आपको जहाँ से आप रोड को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो उसके आसपास जो भी विलेजर्स हैं उससे इंटरेक्ट करना पड़ता है। आपको कॉन्ट्रैक्टर से इंटरेक्ट करना पड़ता है। बहुत सारे पॉलिटिकल आपके पर्सनस होते हैं, उनसे आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है। सो यू इन प्रैक्टिकल सिचुएशन में मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे वर्क प्रेशर आपका आ जाता है, बट अननेसेसरी वर्क प्रेशर। और नो डाउट आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो आपको वर्क प्रेशर रहेगा, बट अननेसेसरी का जो वर्क प्रेशर होता है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, वो आपका इसरो में नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छी जॉब है, वाइट कॉलर आपकी जॉब है। यहाँ पे आपको जो भी इंटरेक्ट करोगे आप सब भी एजुकेटेड लोगों से इंटरेक्ट करना है। पॉलिटिकल प्रेशर ऑलमोस्ट ज़ीरो है, ऑलमोस्ट ज़ीरो, कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। जिस भी पर्सन से आप इंटरेक्ट कर रहे हो दैट इज़ वेल एजुकेटेड, दैट इज़ वेल क्वालिफाइड, सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। और सबसे अच्छी बात क्या होती है आपका इसरो की, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनको ट्रांसफरेबल जॉब पसंद नहीं होती, उनको रेप्यूटेड जॉब करनी है बट ट्रांसफरेबल जॉब पसंद नहीं होती। बट इसरो में एडवांटेज क्या है? ट्रांसफ़र नहीं होता आपका। एक बार जहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल गई तो थ्रू आउट द लाइफ ऑल आपकी पोस्टिंग वहीं पे होगी। अनटिल अनलेस कोई आपका डिफरेंट प्रोजेक्ट है, डिफरेंट लोकेशन है, तो वहाँ पे आपको पोस्ट किया गया, अदरवाइज आपकी पोस्टिंग वहीं पे रहेगी। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने श्रीहरिकोटा में ज्वाइन किया और वहीं पे वो रिटायर हुए। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। अगर जिसको ट्रांसफरेबल जॉब नहीं पसंद है बिल्कुल भी, कि नहीं है मुझे बहुत सारी कंस्ट्रेंट रिलेटेड होते हैं, आपका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया, अब आपको फैमिली है आपकी तो फैमिली शिफ्ट करनी है, स्कूलिंग देखनी है आपको अपने चिल्ड्रंस की, सो ये सारे इसके सारे कंस्ट्रेंट आ जाते हैं। बट यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हैं। तो बहुत सारे एडवांटेजेस इससे रिलेटेड हैं आपका इसरो ऑर्गेनाइजेशन से। और अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो दैट इज़ अ वेरी गुड कैरियर अपॉर्चुनिटी फॉर यू। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे आपको वर्क करने का मौका मिलेगा। एंड आपको पता है कि ऑब्वियसली जो इसरो जो प्रोजेक्ट्स कर रहा है दैट इज़ मतलब आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि आपका जो नासा है, ठीक है, यूएस स्पेस एजेंसी जो है आपका, उससे कंपैरिजन हो रहा है प्योरली। इवन कुछ कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं ना इसरो के, वो तो नासा से भी बेटर परफॉर्म किए हैं इसरो ने। तो यू कैन कंपेयर, मतलब डाउन द लाइन, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो आने वाले 10 या 15 साल में इसरो का पोजीशन कहाँ पे होगा। आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो। अभी गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्लेयर्स को भी ओपन कर दिया, अभी तक प्राइवेट प्लेयर्स ओपन नहीं थे। तो जो भी आपका कंपोनेंट सप्लाई होता है वो प्राइवेट प्लेयर सप्लाई कर सकते हैं इस केस में। तो जस्ट इमेजिन इसरो आने वाले 10 या 15 साल में वो एक अलग ही लेवल पे आपको मिलने वाला है। सो जस्ट प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करिए। इस एग्जामिनेशन जो आपका कंडक्ट होता है वो आपका अप्रोक्सीमेटली जनवरी और फेब मंथ में ये कंडक्ट होता है। तो इसके लिए ज़रूर प्रिपेयर करिएगा अगर आपको साइंटिस्ट बनने का मन है या फिर इसरो ऑर्गेनाइजेशन में आपका वर्क करने का मन है। ओके, सो वील स्टार्ट आवर सेशन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इफेक्टिव बकलिंग लोड ऑफ अ स्टील एंगल कनेक्टेड बाई डबल रिविट। ओके, तो यहाँ पे बात कर रहा है आपका इफेक्टिव बकलिंग लोड की, एंड दैट इज कनेक्टेड बाई अ डबल रिविट्स। ठीक है, दिस इज योर एंगल, ये आपका एंगल है। दिस इज योर स्टील एंगल। ठीक है, किस लिए यूज होता है? आपका कनेक्शन फॉर्म करने के लिए यूज होता है। वेरियस कनेक्शंस है, उसको फॉर्म करने के लिए आपका यूज हो रहा है। ठीक है, अब ये फॉर एग्जांपल ये कोई दिस इज सम कॉलम, कॉलम से आपका
एंगल कनेक्टेड है तो यहाँ पे क्या होगा, रिवेट्स होगा। So this is the system. This is your let's say beam or column. This is your angle. एंड स्पेसिफिकली इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेग, एंगल लेग, इसको हम एंगल लेग बोल देते हैं। So for this case your this effective buckling length is your 0.85 times of L, 0.85 times of L। So ये जो भी वैल्यूज हैं ये आपका एज पर IS कोड है, IS कोड में वैल्यूज गिवन है, IS कोड दैट इज 800 2007। तो अगर आप एग्जामिनेशन कोई भी आप एग्जामिनेशन सिविल का कोई भी एग्जामिनेशन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, कोई अगर PSU का एग्जामिनेशन है, तो IS 800 ये आपको पढ़ के जाना है, इसको स्किप नहीं करना, जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। और दूसरा आपका होता है दैट इज योर IS 456 दैट इज फॉर IRC, सॉरी RCC तो 2000। तो ये जो दोनों जो कोड हैं, इसके जो कोडल जो प्रोविजंस है ये आपको याद होने चाहिए। ये अगर आपको याद नहीं है तो बहुत सारे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे या फिर उसको गलत सॉल्व कर दोगे। सो इसको बहुत इंपॉर्टेंस आपको देनी है, स्टूडेंट इसको मिस कर देते हैं। नेक्स्ट इज योर अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है मैंने डिस्कस कर दिया। वेब क्रिपलिंग इन अ स्टील स्ट्रक्चर इज ऑन अकाउंट ऑफ, ओके वेब क्रिपलिंग की बात कर रहा है स्टील स्ट्रक्चर में, ठीक है, उसका रीजन क्या होता है। सो यहाँ पे देख लेते हैं आपका दिस इज योर प्लेट गर्डर है, यहाँ पे सपोर्ट है। सो आप देख सकते हो कि दो टाइप के आपके फेलियर्स दिख रहे हैं यहाँ पे। वन इज योर बकलिंग, दिस इज द बकलिंग, दिस इज योर वेब पार्ट, ये आपका वेब है, दिस इज वेब, दिस इज योर फ्लैंज। तो फेलियर इन वेब में फेलियर कौन सा हो रहा है, एक आपका बकलिंग हो रहा है, दूसरा आपका क्या हो रहा है, क्रशिंग हो रहा है, ठीक है। इसको और डिटेल में, सो दिस इज बकलिंग एंड दिस इज योर क्रिपलिंग, क्लियर। अब आपका क्रिपलिंग किस लिए से क्या रीजन होता है क्रिपलिंग का आपका रीजन होता है दैट इज योर कॉन्सेंट्रेटेड लोड। सो इट इज द फेलियर ऑफ वेब अंडर कॉन्सेंट्रेटेड लोड। सो दिस इज द आंसर, बी इज द आंसर। बाकी आंसर को चेक कर लेते हैं। कॉलम एक्शन ऑफ वेब, नो। एक्सेसिव बेंडिंग मूवमेंट, नो। सेकेंडरी बेंडिंग मूवमेंट, नो। सेकेंडरी बेंडिंग मूवमेंट कैसे जनरेट होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ बेंडिंग मूवमेंट जनरेटेड बिकॉज ऑफ इसेंट्रिक लोडिंग। So this is bending movement generated because of eccentric loading. Clear? तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया इसका आंसर। यस, नेक्स्ट। Two simply supported beam are made up of same material and are of same cross section. Keywords again, same material, same cross section means E same है आपका। Both beam carry uniformly distributed load of equal intensity. ठीक है, इक्वल इंटेंसिटी है। वन ऑफ द बीम इज 2 मीटर लॉन्ग एंड अनदर इज 4 मीटर लॉन्ग। लेंथ अलग अलग है, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड आपकी बीम है, ठीक है। द 2 मीटर लॉन्ग बीम शोज अ सेंट्रल डिफ्लेक्शन ऑफ 1 मीटर। सो इट इज समथिंग लाइक दिस। ये आपका बीम है, दिस इज योर, अच्छा सॉरी सिंपली सपोर्टेड है ये तो। So this is your simply supported beam. Length is 2 मीटर, 2 मीटर लेंथ है। यहाँ पे जो आपका डिफ्लेक्शन आ रहा है मिड में, दैट इज योर 1 mm। सिमिलरली आपको डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है, ये एक्स्ट्रा लिख गया है, इसको जस्ट इग्नोर दिस। तो व्हाट इज द सेंट्रल डिफ्लेक्शन ऑफ 4 मीटर लॉन्ग बीम। अगर मैं इसकी लेंथ डबल कर दूं तो आपका डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा। तो इन दिस केस आपका लोडिंग कैसा है, दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। Yes, this is union. So in this case simply supported, your this loading, this deflection is what this is your 5/384 WL4 upon EI, ये चीज होती है। So E is
E is same, I will be same because I आपका क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है. यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका केवल लेंथ चेंज हो रही है. सो दिस deflection is directly proportional to your length to the power 4. So deflection on 2 meter beam divided by deflection on 4 meter beam is equals to what? Length यहाँ पे था 2 to the power 4 divided by यहाँ पे length कितना हो गया 4. So this is 4 to the power 4. So this is 1 by 2 to the power 4. So deflection at 4 meter long beam is equals to 2 to the power 4. That is your 16 mm. तो आंसर क्या हो गया आपका A. Next question. The distance between the center of adjacent rivet in the same row is called. Okay, ठीक है. तो पहले एक कनेक्शन को ड्रॉ कर लेते हैं. Let it just consider it to be a lap joint. इसको lap joint consider करते हैं. So this is one and this is another. Similarly, this 1 2 1 2. So this is your top view. ये आपका top view show कर रहा है. And this is your cross sectional view. Clear? So lap joint है यहाँ पे आपका. ज्वाइन किससे किया हुआ है आपने? रिवेट से या बोल्ट से ज्वाइन किया हुआ है. तो लोडिंग आपका किस डायरेक्शन में है? इन दिस डायरेक्शन. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग. सो लोडिंग के डायरेक्शन में, ठीक है, इन पैरेलली जब आप मेजर करते हो दो एडजेसेंट आपका रिवेट का डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर, तो वो क्या हो जाता है? दैट इज योर पिच डिस्टेंस. तो दिस इज योर पिच. दिस इज योर पिच. दिस इज योर गेज. G, गेज. क्लियर? अब इस तरीके से आपका एक आ जाता है एंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस. तो उसको भी देख लेते हैं. तो थोड़ा सा ज्यादा मुझे रिवेट ड्रॉ करना पड़ेगा इन अ डिफरेंट वे. तो दिस तो इस तरीके से आपका अरेंजमेंट है. सो दिस इज योर एंड. दिस इज योर एंड डिस्टेंस एंड दिस इज योर एज डिस्टेंस. ये आपका क्या हो जाएगा? दिस इज योर एज डिस्टेंस. क्लियर? सो अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे आते हैं. डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एडजेसेंट रिवेट इन अ सेम रो. सो दिस इज द रो. ठीक है, सेम रो में आपका डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो क्या हो गया आपका? दैट इज योर पिच. तो दिस इज योर आंसर. बाकी ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो लैप तो आपका कनेक्शन होता है. दिस इज योर लैप कनेक्शन. ठीक है, ये आपका लैप कनेक्शन हो गया, एक के ऊपर एक. ठीक है, सो दिस गेज नहीं हो सकता. नेक्स्ट स्टैगर्ड लैप की बात कर रहे हैं. ठीक है, जो आपका स्टैगर्ड कनेक्शन होता है तो उस केस में आता है. सो डी कैन नॉट बी द आंसर. स्टैगर्ड कनेक्शन के बारे में दिया ही नहीं हुआ है. यस, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन. Net cross-sectional area of tension member is equal to gross cross-sectional area. Okay. कोई भी आपका टेंशन मेंबर है, उसका नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं. नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या होगा? ग्रॉस एरिया माइनस जो भी आपने होल बनाए हुए हैं. ठीक है, जो भी आपने होल बनाए हुए रिवेट या बोल्ट के लिए. लेट्स से ये आपका प्लेट था. दिस इज योर प्लेट. दिस इज योर L into B.
ये था, और ये आपका डायमीटर है डी, डायमीटर ऑफ होल जो भी आपने प्रोवाइड किया हुआ है। तो अगर मैं इसके ग्रॉस एरिया की बात करता हूं, दैट इज एल बाई बी, ग्रॉस एरिया। बट ग्रॉस एरिया तो आप यूज नहीं कर सकते ना, पूरी की पूरी स्ट्रेंथ तो नहीं देगी ना प्लेट, बिकॉज यहां पे क्या है, होल प्रोवाइडेड है। सो ग्रॉस एरिया इज एल बाई बी, एंड एरिया ऑफ होल क्या हो जाएगा, दैट इज एन नंबर ऑफ होल इनटू पाई डी, सॉरी नॉट पाई डी, वो तो सर्कमफ्रेंस हो गया, एरिया, एरिया लिखना है ना हमको, हाँ, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, एरिया हो गया, ये आप माइनस कर दोगे। सो नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज एल इंटू बी माइनस एन इंटू पाई डी स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा। सो प्लस नो, डिवाइड नो, मल्टीप्लाई नो, माइनस द एरिया ऑफ रिवेट होल, यस बिल्कुल सही बात है। अब बहुत बारी इसको अगर डिफिकल्ट करना होगा तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक दे देगा माइनस द एरिया ऑफ रिवेट होल, और दूसरा आपका दे देगा, मैं लिख देता हूं, माइनस द एरिया ऑफ रिवेट डाया, रिवेट डाया। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस होता है। जब अगर रिवेट होल लेस से ये जो आपका डी है, ठीक है, यहाँ पे जो डी है दैट इज योर 20 mm, 20 mm साइज है। तो जब आप रिवेट यूज करते हो तो रिवेट का साइज होता है अप्रोक्सीमेटली, मैं बता रहा हूं, इससे कम होता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली लेस से 18 mm, बिकॉज जब आप उसको फिट करोगे, ठीक है, जब आप हैमर से उसको फिक्स करते हो तो क्या होता है, वो आपका एक्सपेंड होता है, उसको हम एक्सपेंड करते हैं, तब जाके आपका इस होल को वो पूरी तरीके से कवर करेगा। अगर आप पहले ही 20 mm का ले लोगे, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दिस कनेक्शन। क्लियर? तो वहां पे हमको माइनस आपका रिवेट का डायमीटर नहीं माइनस करना है, आपको होल में से माइनस करना है। क्लियर? मेंबर क्या है आपका, टेंशन मेंबर है, और उसकी स्ट्रेंथ को आपको अगर आप कैलकुलेट करना है तो एरिया कितना हुआ इफेक्टिव एरिया, सो दिस इज द इफेक्टिव एरिया, दिस इज द इफेक्टिव एरिया, ये हो गया आपका इफेक्टिव एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे वही सारी चीज दी हुई है जो मैंने अभी बताया था। द नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टेंशन मेंबर इज द ग्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मेंबर माइनस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ होल्स, यस, जितने भी होल्स हैं, यस। अ कैंटिलीवर बीम ए with a rectangular cross section is subjected to a concentrated load at its free end, ठीक है। if the depth and width of another cantilever beam B are twice those of beam A and subjected to the same load, then the deflection at the free end of beam B as compared to that of A will be, okay, cantilever beam है, this is a cantilever beam subjected to a concentrated load at its end, this is your cross sectional area, ये cross section area हो गया आपका, this is B, this is D। अनदर बीम है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या किया हुआ है, उसका डबल किया हुआ है, तो उस केस में आपको कंपेयर करना है। तो लेंथ नहीं चेंज हो रहा है आपका, चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, आपका लोडिंग भी चेंज नहीं हो रहा है, अल्टीमेटली आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है। सो लोडिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यही चीज होती है। तो लोडिंग, सॉरी नॉट लोडिंग, डिफ्लेक्शन, सॉरी फॉर दैट, लिखा मैंने डिफ्लेक्शन एंड I am saying loading, sorry for that. So deflection at A beam divided by deflection at B beam is equals to moment of inertia of B section upon moment of inertia of A section. So this will be your 2B into 2D cube divided by B into D cube. ये आपका हो जाएगा अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट दिस एज अ 8 into 2 that is 16 आपको मिल गया। सो रेशियो क्या पूछा गया है, दैट इज B कंपेयर टू A। सो आपको कैलकुलेट करना है डिफ्लेक्शन एट B कंपेयर टू डिफ्लेक्शन एट A। सो दिस इज 1/16 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर आप करोगे तो इनटू 100, सो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू योर 6.25। आपका 6.25 हो जाता है। आंसर क्या हो गया, आंसर इज A इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट, ओके, 7th क्वेश्चन, द जंक्शन बिटवीन द फ्लैंज एंड वेब ऑफ अ बीम इज नोन एज, ठीक है, यहाँ पे है, यस, दिस इज योर आई सेक्शन, ये आपका आई सेक्शन हो गया, ये क्या हो गया, दिस इज योर फ्लैंज, दिस इज योर फ्लैंज, ये आपका फ्लैंज हो गया, दिस इज योर वेब। तो जब हम प्रिपेयर करते हैं दोनों आपका फ्लैंज और वेब को, तो क्या करते हैं, आपका डिफरेंट प्लेट्स को उसको कंबाइन कर दिया। दो तरीके से आपका हो सकता है, आइदर आप वेल्ड कर रहे हो या फिर कनेक्ट कर रहे हो उसको, इट इज समथिंग लाइक दिस, या फिर आपका रोल्ड सेक्शन है। आई सेक्शन बनाने के बहुत मेथड होते हैं। ये आपने किससे कनेक्ट कर दिया, आपने लग एंगल से कनेक्ट कर दिया इसको। सिमिलरली इन दिस साइड ऑल्सो, यहाँ पे भी सेम किया आपने। यस, इट इज समथिंग लाइक दिस। आप बेल्ड करके उसको प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर आपका रोल्ड सेक्शन हो सकता है। सो पूछ क्या रहा है, दिस वेब एंड फ्लैंज के बीच में, ठीक है, जंक्शन व्हाट इज कॉल्ड है, जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, जंक्शन को हम बोलते हैं दैट इज योर फिलेट। दिस इज द जंक्शन फिलेट, दिस इज द जंक्शन फिलेट। सो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका सी, सी, राइट आंसर इज सी। लैप जॉइंट, लैप जॉइंट मैंने बताया था, इट इज समथिंग लाइक दिस, लैप जॉइंट, ये आपका लैप जॉइंट हो गया। यहाँ पे आपकी इसेंट्रिसिटी आ जाती है फोर्स की, किस तरीके से, ये देखो, सेम लाइन पे एक्ट कर रहा है क्या, नहीं, तो ये क्या आ गया, आपका रोटेशन आ गया, ये डिस्टेंस आपके पास आ गया। तो दिस इज द प्रॉब्लम। बट जॉइंट क्या होता है, बट जॉइंट इज दिस इज योर बट जॉइंट, ये आपका बट जॉइंट हो गया। इधर आप उसको वेल्ड कर सकते हो, या फिर आप एक कवर प्लेट भी प्रोवाइड कर सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे आप रिवेट प्रोवाइड कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस। तो दिस इज योर बट जॉइंट। तो जो भी आपका लोडिंग होगा यहाँ पे, उसका जो लाइन होगा वो आपका क्या होगा, सेम होगा, लोड लाइन आपका सेम नहीं होगा, वहां पे कोई भी सेंट्रिसिटी या फिर आपका कोई भी कपलिंग मूवमेंट नहीं आएगा। सो बट जॉइंट नहीं हो सकता आपका, लैप जॉइंट नहीं, शीयर जॉइंट नो। शीयर जॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे दिस, यहाँ पे अगर आपने रिवेट को कनेक्ट किया हुआ है, तो अगर मैं इस बोल्ट या रिवेट की बात करूंगा तो क्या है, यहाँ पे शीयर में आ रहा है। जस्ट इमेजिन इसको अगर दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया, तो इट इज समथिंग लाइक दिस, एक पोर्शन ये हो गया आपका रिवेट बोल्ट का, और दूसरा पोर्शन आपका ये हो गया, अगर ब्रेक होगा तो इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, शीयर, शीयर एक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रोल्ड स्टील, गुड मॉर्निंग, rolled steel equal and unequal section are designated as ISA, that is Indian Standard Angle, followed by this, okay, ठीक है, this is your angle, जब हम उसको डेजिग्नेट करते हैं तो किस चीज़ से डेजिग्नेट करते हैं, ये चीज़ बोल रहा है। अगर आप ISA के स्पेसिफिकेशन देखोगे तो किस तरीके से उसको डेजिग्नेट करते हैं, तो क्या आपका देखते हैं लेंथ एंड थिकनेस ऑफ लेग, एक तो आपका ये हो गया, दूसरा हो गया आपका विड्थ ऑफ फ्लैंज एंड डेप्थ ऑफ वेब, नो, बी आंसर नहीं हो सकता आपका। नेक्स्ट, डेप्थ ऑफ सेक्शन, नो, डेप्थ नहीं हो सकता। वेट पर मीटर लेंथ, नो, तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज ए, लेंथ एंड थिकनेस ऑफ लेग, लेंथ एंड थिकनेस ऑफ लेग इज द आंसर। यस, ये आपके एंगल हो गया, 3 डिफरेंट टाइप के एंगल्स यहाँ पे शो किए हुए हैं। फर्स्ट इज योर इक्वल एंगल, इक्वल एंगल का मतलब क्या हो गया, जो दोनों लेग्स हैं, ठीक है, बोथ द लेग्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, वो इक्वल लेंथ की हैं लेग्स। नेक्स्ट यू हैव अनइक्वल एंगल, यू हैव अनइक्वल एंगल, दैट इज जो आपका लेग की जो लेंथ है दैट इज डिफरेंट, आप एक तरफ देख रहे हो, एक तरफ है आपका L1,
दूसरी तरफ है आपका L2. So you have different length of leg. And next is your bulb angle. Bulb angle दिख जाएगा आपको. So this is your bulb angle. Next, question number 10th. Okay. Okay, we'll solve this. A simply supported beam A carries a point load at its mid span. ठीक है, मिड स्पैन पे वो पॉइंट लोड कैरी कर रहा है. अनदर आइडेंटिकल बीम बी कैरीज द सेम लोड बट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. सिंपली सपोर्टेड बीम, पॉइंट लोड एट मिड स्पैन, दैट इज डब्ल्यू. अनदर बीम है आपका, दैट इज ऑल्सो सिंपली सपोर्टेड. बट यहां पे क्या है, यहां पे आपका यूडीएल है. और यूडीएल कैसा दिया हुआ है, दैट इट्स टोटल लोड, इसका जो टोटल लोड होगा दैट इज इक्वल, ठीक है, इक्वल टू दिस कॉन्सेंट्रेटेड लोड. तो अगर आपको इसको इक्वल करना है, अगर हम इसका मैं टोटल इसके बात करूं, ठीक है, टोटल लोड, तो दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू. डब्ल्यू के बराबर हो गया. तो उसको मैं किस वे में लिख सकता हूं. सो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, सो दिस इज योर लोड इंटेंसिटी इनटू लेंथ. लोड इंटेंसिटी इनटू लेंथ होता है. सो लोड इंटेंसिटी इनटू लेंथ, ऐसा ही तो होता है. अगर ये दिया होता आपका 20 किलो न्यूटन पर मीटर, दिस इज व्हाट लेंथ, लोड इंटेंसिटी. और आपका लेंथ कितना है, आपका 10 मीटर का. सो टोटल लोड कितना एक्ट कर रहा है, टोटल लोड एक्टिंग इज 200 किलो न्यूटन. इसी तरीके से होता है. अब बस आपको क्या करना है, टोटल लोड है आपका W. सो लोड इंटेंसिटी आपकी कितनी हो गई, दैट इज W/L. लोड इंटेंसिटी इज W/L. बस सिंपल. सो दिस इज योर W/L. लोड इंटेंसिटी हो गया. अगर आप टोटल लोड कैलकुलेट करोगे, दिस इज W/L इंटू L. सो टोटल लोड कितना होना चाहिए, W होना चाहिए, उतना ही है. ठीक है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम A एंड B. सो दिस इज बीम A, दिस इज बीम B. दोनों के बीच में जो आपका डिफ्लेक्शन का रेशियो है उसको आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है, कैलकुलेट करते हैं. यस. तो डिफ्लेक्शन एट बीम ए, बीम ए के लिए डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा आपका, दिस इज सिंपली सपोर्टेड, दिस पॉइंट लोड इज एक्टिंग. सो दिस इज 4/192 PL WL क्यूब. WL क्यूब अपॉन EI. EI में कोई चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज आपका क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हुआ है. नेक्स्ट मैं बात करता हूँ बीम बी की. बीम बी में क्या हो गया आपका, बस कंडीशन सेम है, लोडिंग आपकी चेंज हो गई. लोडिंग कैसी हो गई आपकी, यूडीएल. तो जब यूडीएल हो जाता है तो उस केस में आपका मिड पॉइंट पे डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन. सो दैट इज व्हाट 5/384 WL4. WL4 ऐसा हो जाता है. W आपकी इंटेंसिटी हो जाएगी, तो उसको मैं प्रॉपर वे में लिखता हूँ. सो दिस इज योर W/L, दिस इज लोड इंटेंसिटी इंटू L टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई EI. सो इसका रेशियो जब आप निकालोगे, दैट इज द रेशियो ऑफ A टू B. ओके, डिफ्लेक्शन A टू डिफ्लेक्शन B. सो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू, अगर मैं इसको कैंसिल करूं, सो दिस इज 3. तो सब कुछ कैंसिल आउट हो गया. दिस इज 5 इंटू 384 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 192. ये आपका आंसर आएगा. तो व्हेन यू विल सॉल्व दिस,
जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज योर 2, so this is 8/5, so this comes out to be equal to 8/5. आंसर क्या हो गया? A. A is the right answer, 8/5. Next question, question number 12. If L is the span of a light suspension bridge whose each cable carries a total weight W and the central dip is Y, the horizontal pull at each support is. Okay, ये आपका केबल है, ऑब्वियसली वेट है उसका सल्फेट, तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका? सैग मिल जाएगा आपको, सैगिंग होगी। उसको अपने पोजीशन पे आपको पुट करना है। टोटल वेट कितना दिया हुआ है? दैट इज योर W। दिस इज द टोटल वेट। तो अब आपसे पूछा है व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल पुल एट ईच सपोर्ट, आपको H की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये आपका स्टैंडर्ड डेटा होता है। सेंट्रल डिप इज गिवन टू यू व्हाट? Y। दिस इज योर Y। Y इज द सेंट्रल डिप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान देने वाली, दैट इज योर W इज योर टोटल लोड। W इज योर टोटल लोड। अब बहुत सारे स्टूडेंट को जो फॉर्मूला याद होगा वो याद कैसे होगा? लोड इंटेंसिटी के बेसिस पे। सो यहाँ पे अगर मैं इसकी लोड इंटेंसिटी की बात करूंगा, दिस इज योर टोटल लोड, ये तो आपका टोटल लोड है, बट ये लोड कैसे कैरी कर रहा है? हुज कैरी ए टोटल लोड ऑफ W। तो अब एक बात समझना, जब हम बात करते हैं लेंथ वेट ऑफ केबल की, तो वो कैसे हो जाएगा? लोड इंटेंसिटी इनटू लेंथ, ये होता है। तो लोड इंटेंसिटी लेस से आपका कुछ भी रही होगी, इनटू लेंथ जब आपने किया तो आपको क्या मिल गया? आपको टोटल लोड मिल गया। सो दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू होगी, ये इनिशियली क्या थी? दैट इज योर W, स्मॉल w, जो भी आपकी लोड इंटेंसिटी थी, WL² अपॉन 8Y ये होती थी। बट आपने क्या कर दिया? टोटल कर दिया। सो इट विल बी व्हाट? इट विल बी WL अपॉन 8Y, ये हो जाएगा। बस ये चीज आपका ध्यान में रखने वाली है। तो आपका आंसर क्या हो गया? आंसर इज योर B। B इज योर राइट आंसर। इसका डेरिवेशन है, प्रॉपर डेरिवेशन है। अगर आपको डेरिवेशन देखना है तो आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हो स्ट्रक्चर की क्लास में केबल वाला सेक्शन, तो वहाँ पे आपको इसका जो भी डेरिवेशन आपको डिटेल में मिल जाएगा। बट ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, दिस इज स्टैंडर्ड वैल्यू। ये आपका प्री स्ट्रेसिंग में भी यूज होता है। जब आप एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करते हो तब भी आपका यहाँ पे ये कैलकुलेशन यूज होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला इफ यू हैवंट येट मेमोराइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। A load of 500 kg was lifted through a distance of 13 centimeter by an effort of 25 kg. Okay. Which moved through a distance of 650 centimeter. The mechanical advantage of lifting machine is. Okay. So बात कर रहा है आपकी मैकेनिकल एडवांटेज की। तो मैकेनिकल एडवांटेज होता क्या है? तो व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज? अब देखो ये कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको मिल जाएंगे किसी ना किसी एग्जामिनेशन में। अप्रोक्सीमेटली 5 to 10% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके जो कोर्स है उससे रिलेटेड नहीं होंगे। कुछ ना कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशन, छोटा कोई फॉर्मूला हो गया, उसके बेस्ड कोई न्यूमेरिकल पूछ लिया। सो जस्ट टू सेग्रीगेट द स्टूडेंट। तो एक बार एक एग्जामिनेशन में अगर उसने पूछ लिया है मैकेनिकल एडवांटेज, तो अब आपको पता होना चाहिए, बिकॉज किसी और एग्जामिनेशन में, जरूरी नहीं है इसरो ने पूछा मैकेनिकल एडवांटेज, तो हो सकता है अब आपका कोई एग्जामिनेशन है, SSC जेईई पूछ सकता है मैकेनिकल एडवांटेज बताइए क्या हो रहा है, या फिर कोई और अदर PSU एग्जामिनेशन हुआ वो क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि एक बार मैकेनिकल एडवांटेज पूछा है तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो दिस इज योर मैकेनिकल एडवांटेज। क्या हो जाता है? दैट इज योर एफर्ट रिक्वायर्ड या फिर इसको हम बोल सकते हैं, जस्ट अ मिनट,
यहाँ पे लोडिंग के टर्म्स में है ना, यस। तो दिस इज लोड लिफ्टेड, लिफ्टिंग के टर्म्स में, यस, लोड लिफ्टेड अपॉन लोड लोड अप्लाइड या एफर्ट अप्लाइड। तो यहाँ पे आपने लोड लिफ्ट कितना किया, लोड आपने लिफ्ट किया 500 kg का, और उसके लिए आपने एफर्ट कितना लगाया, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर एफर्ट, दिस इज एफर्ट। तो एफर्ट कितना है, दैट इज योर 25। दिस इज योर मैकेनिकल एडवांटेज, ये आपका मैकेनिकल एडवांटेज हो गया, इसमें डिस्टेंस से कोई रिलेशन नहीं है, सो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 20। तो आंसर इज व्हाट, सी, सी इज द आंसर। Clear? Next question, question number 14th. A simply supported beam of span L carries a load, total load W, which is uniformly distributed. The maximum bending moment is. देखो अब ये वही सेम कॉन्सेप्ट पे पूछा हुआ है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये उसी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे पूछा हुआ है जिसपे हम अभी आपका केबल वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। सो केबल वाला क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किया था, सो इट इज लाइक दिस। वहां पे आपने देखा था लोड इंटेंसिटी की जगह पे आपको टोटल लोड दिया हुआ था, और लोड क्या है, दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब बस ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। दिस इज द टोटल लोड, ये आपका टोटल लोड, मतलब यहाँ पे आपका यूडीएल एक्ट कर रहा है। यूडीएल की इंटेंसिटी क्या है, दैट इज नॉट डब्ल्यू, दैट इज योर डब्ल्यू बाई एल। ये आपको ध्यान देने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बस यहीं पे आपकी गलती होती। अब देखो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट की बात कर रहा है, तो इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, जब आपका सिंपली सपोर्टेड बीम होता है तो वहां पे जब आपका बेंडिंग मूवमेंट जब हम कैलकुलेट करने को बोलते हैं, सो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कितना आता है, दैट इज योर WL²/8। ये वैल्यू आपको मिलती है। सो बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम इज व्हाट, WL²/8। बट यहाँ पे जो W होता है वो क्या होता है, आपका लोड इंटेंसिटी होता है। सो दिस इज योर W/L into L²/8, ये हो गया। सो दिस कैंसिल आउट, सो व्हाट यू गेट WL/8। आंसर क्या हो गया, डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, इफ देयर इज m unknown number forces, r unknown reaction component and j number of joints, then the degree of static indeterminacy of pin jointed plane frame is given by okay, सो आपको स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी की कैलकुलेट करने को बोला है, DSI। कंडीशन क्या दी हुई है, यू हैव कंडीशन ऑफ पिन जॉइंटेड, यस, पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम। पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम की बात कर रहा, दो टाइप के आपके फ्रेम हो सकते हैं, दैट इज प्लेन और स्पेस। सो प्लेन फ्रेम की बात कर रहा है, सो उस केस में क्या होता है आपका, दैट इज योर m नंबर ऑफ मेंबर्स माइनस 2j माइनस r। रिएक्शन कितनी हो जाती है आपकी रिएक्शन हो जाती है यहाँ पे 3। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन आपका r के टर्म्स में दिया हुआ है, ठीक है, अननोन रिएक्शन। तो दिस इज m प्लस r माइनस 2j। अगर यही आपका स्पेस फ्रेम दिया होता तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता आपका m प्लस r माइनस 3j।